नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के सेशन में लेकर आए हैं 17 मार्च वाले पेपर का शिफ्ट 1। सभी सवालों को बहुत ही यूनिक अप्रोच के साथ हम लोग करने वाले हैं, स्मार्ट तरीके बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पर तरीके आपको बताए जाएंगे दोस्तों, क्लास मिस नहीं करिएगा। और इसके पहले जो हमारा तीनों शिफ्ट हुआ है 16 मार्च वाला, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, है ना। और वहाँ से आप लोग सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है P एक वस्तु को Q को 70% के प्रॉफिट पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 67% के हानि पर बेचता है, यानी लॉस पर बेचता है। R ने वस्तु के लिए 3927 रुपये का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु किस मूल्य पर खरीदी गई थी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इसको लगाने का तरीका। P Q को दिया 70% के प्रॉफिट में। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/10, है ना। यह 70/100 कही है, तो 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 जने हैं, P Q को दिया और Q R को दे रहा है। P Q को दिया, Q R को दे रहा है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, P के पास 10 रुपये का था, है ना, तो 7 के प्रॉफिट में बेच दिया Q को। तो P के पास अगर 10 का है तो Q के पास कितने का हो जाएगा? 10 + 7 यानी कि 17 का हो जाएगा। अब इसके बाद Q उसी को R को बेचा, उसी वस्तु को R को बेचा 67% के हानि पर। अच्छा, 67% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 67/100, है ना, 67/100। तो अगर इसके पास 100 का है तो R के पास कितने का होगा? 100 - 67। 100 - 67 कितने का हो गया? 33 हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसे हमें सिंपल रेशियो में बदलना है, तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 17 इधर चला जाएगा। अब हमें इसे बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। देखिए, ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1700। ये कितना होगा? इसको देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका बताते हैं। इसमें 11 छुपा हुआ है, तो 11 × 3 है ये, तो 3 इसको दे दीजिए तो 51 हो गया। और 51 को हमें मल्टीप्लाई करना है अब 11 के साथ। तो 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। पहले यूनिट डिजिट को लिखिए, तो 1 हो जाएगा, फिर 1 और 5 यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 5, मतलब 561 हो गया। ये R के पास इतने रुपए का है ना। लेकिन एक्चुअल में यही कितना दे रखा है? 3927। यानी इस चीज़ की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 3939, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 393927, ये जो रुपए है, ये किसका रुपए है? R का। तो R के पास कितने यूनिट का है? 561 का। ये जो वैल्यू है 561 की, हमें चाहिए किसकी वैल्यू? P। तो P यहाँ पर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। अब इसमें यहाँ पे हमें देखिएगा यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। भाई देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। ऊपर के यूनिट डिजिट 7 × 0 0 आएगा, नीचे के यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 होगा। 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले? तो 1 में जब 0 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमें 0 मिलेगा। और ये जो यूनिट डिजिट है, ये आपके आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ पर मिलेगा। तो 0 यूनिट डिजिट वाला आंसर हमारा होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डेज वाला सवाल है ना। इसमें कह रहा है कि ए और बी जब प्रत्येक अकेले काम करते हैं तो ए काम को 20 दिन में और बी काम को यहाँ पे 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो ए जो है काम को करने में 20 दिन का समय लेता है अगर अकेले करेगा तो, और बी यहाँ पर 25 दिन का समय ले लेगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर टोटल वर्क निकल जाएगा 100 यूनिट। 100/20 ये हो जाएगा 5, और 100/25 ये हो जाएगा 4। यानी एक दिन में ए जो है 5 यूनिट काम करता है और बी 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। इनकी इफिशियंसी निकल गई, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रत्येक वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक दिनों का मतलब अल्टरनेट डेज पे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, जिसमें ए पहले दिन और बी दूसरे दिन काम करता है। ये बताइए पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन काम करेगा ए, और ए एक दिन में काम कितना करता है? 5 यूनिट। तो पहले दिन 5 यूनिट काम होगा। फिर इसके बाद दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। तो बी कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। फिर इसके बाद तीसरे दिन फिर से ए काम करेगा, चौथे दिन फिर से बी काम करेगा। मतलब इन 2 दिनों के बीच में कितना यूनिट काम हो चुका है?
2 दिनों के बीच में, 2 दिनों के बीच में यहाँ पर कितना यूनिट काम हुआ है? 9 यूनिट काम हुआ है। ये 2 दिनों के भीतर है ना। 2 दिन में 9 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम यहाँ पर बोला है पूरा करने में कितना समय लगेगा? 100 यूनिट काम करवाना है ना। तो यहाँ 9 यूनिट है। इस 9 को पहुँचाइए 100 के करीब। 100 के करीब पहुँचाएंगे तो क्या 11 नहीं हो 99, मतलब 100 के करीब पहुँचना है। एग्जैक्ट टेबल तो जाएगा नहीं, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 100 के करीब पहुंच जाएंगे। 11 नहीं हो 99, मतलब ये 99 काम हो जाएगा। और इधर कितना होगा? 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो मतलब 22। तो 22 दिनों में 99 काम हो चुका है ना। अब अगले दिन मतलब कि 23वें दिन कौन काम करेगा? फिर से ए काम करेगा, है ना। फिर से ए काम करेगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। तो 5 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, ए करेगा तो ठीक है। लेकिन बचा काम कितना है? 99 काम तो हो चुका है 22 दिनों में। 100 काम टोटल थे, 100 में से 99 काम हो गया, तो मतलब एक काम और बचा हुआ है। तो अगर 5 काम एक दिन में हो रहा है तो एक काम कितने दिन में होगा? 1/5 दिन में, 1/5 दिन में हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन लगे? 22 दिन यहाँ पर, 22 दिन यहाँ पर और 1/5 दिन यहाँ पर, है ना। 1/5 दिन एक यूनिट काम को करने में लगा। तो टोटल यहाँ पर 22 सही 1/5 दिन का समय लग जाएगा दोस्तों। ये तरीका बेस्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को डायरेक्ट कभी भी मत करिएगा, क्योंकि इनमें फार्मूला लगना होता है ना। क्या फार्मूला लगेगा देखिएगा। 525 को a मान लिया जाए तो a इंटू ए मतलब a³ हो गया, a³ और प्लस यहाँ पे इसको b मान लिया जाए तो b इंटू b यानी ये हो जाएगा b का क्यूब। ठीक है। डिनोमिनेटर में है कितना? डिनोमिनेटर में यहाँ पर है a इंटू ए मतलब a²। बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है ये a इंटू b है और प्लस b इंटू b है। ये 321 को हमने b माना है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू में यहाँ पर 1/1 इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 30, है ना। इसको घटाएंगे तो अच्छा 60 आ जाएगा। ठीक है। ये अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये सीधे सीधे आपका a+b है और कुछ भी नहीं है। ये वैल्यू a+b है। क्यों? कैसे? क्योंकि a³ + b³ की जो वैल्यू होती है ये होती है दोस्तों a³ + b³ की वैल्यू a+b और ब्रैकेट में a² - ab + b², यही होता है a³ + b³ की वैल्यू। तो अगर a³ + b³ की जगह पर ये पूरा चीज़ रखेंगे तो नीचे वाला और ये वाला दोनों सेम है, कट जाएगा, a + b बचेगा, मतलब a + b इसकी वैल्यू आ गई। तो a + b का मतलब 525, ठीक है, और b का मतलब 321, तो 321 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है? 160 है, सॉरी 1/60 है। जोड़िए 6, 4 और ये हो जाएगा 9, डिवाइड बाई यहाँ पर 60 कर लीजिए। वैसे इसको यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 जगह ही, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। काट पीट लीजिए, क्या दिक्कत है। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 बचा 3, तो 6 छक्के 36 नहीं जा पाएगा, है ना। यहाँ पे भाई देखें ना, अरे भाई 6 पंचे 30, ठीक है, 15 समथिंग आएगा, 15 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, पूरा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको माध्य दे रखा है, मतलब मीन दे रखा है, x की वैल्यू, x कहाँ है? यहाँ पर एक मिसिंग डाटा है, ठीक है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले xi निकालना पड़ेगा हमें। xi कैसे निकालेंगे? xi का कॉमन कैसे निकालेंगे? ये जो क्लास है इनके बीच वाला, 10 और 20 के बीच में 15 है ना, 15 आ गया। वैसे भी कैसे निकाला जाता है? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 10 और 20, 30 का आधा 15, है ना, तो बीच वाला निकल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 का गैप है ना, तो इसमें भी 10 बढ़ाते चलिए। 15 में 10 बढ़ाएंगे 25 आ जाएगा। 20 और 30 के बीच में 25 आता है, बिल्कुल। यहाँ पे ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 हो जाएगा, 40 और 50 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा 55। अब हमें क्या करना है? माध्य का फार्मूला पता है ना, सिग्मा fx यानी f और x को मल्टीप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी है हमारा, फ्रीक्वेंसी मतलब f, ठीक है, मतलब इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई सबको करके जोड़ देना है, मल्टीप्लाई सबको करके जोड़ लेना है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम से काम करने वाले हैं। चलिए करते हैं।
इसका ds कितना आएगा 5 1 6 है ना, और इसका ds कितना आएगा 4 2 6, ds की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका ds कितना आएगा 6 2 8, इसका ds कितना आएगा 9, इसका ds 6 4 10 का मतलब 1 है ना, एक ही आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए डिजिटल सम निकालिए। इसका 6 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्के 36, और 36 का मतलब 9 हो गया, प्लस प्लस क्योंकि हमें fx का सिग्मा लेना है, मतलब fx को जोड़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ 7 होगा, 5 2 7, 7 8 56, 56 का मतलब 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 5 3 8, 8 को जोड़ेंगे 9 8 72, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72, 72 का मतलब 2 और 9 2 और 7 9 हो गया, प्लस यहाँ 45 का मतलब 9 9 1 कम 9, ये हो जाएगा 9, प्लस यहाँ देखिए 5 5 10 का मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में अब हमें इनका डिजिटल सम का सम लिखना है। ये 6 6 8 14, 9 को हटा सकते हैं, 9 को 0 मान लिया जाता है ना, क्योंकि 9 को जोड़ने ना जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये 0 है, फिर यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो 5 1 6 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 6, और साथ में इसको भी जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, ये आ गया। और ये हमें दिया है यहाँ पे माध्य कितना 8 के बराबर, भाई 5 3 8, माध्य हमारा 8, इसका ds 8 दिया है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे डिजिटल सम अलग अलग दिया है, पहले हम लोग इसका डिजिटल सम लिख लेते हैं। ये 8 2 10 का मतलब 1, 4 3 7 है ना, और इसका ds 5 आएगा, इसका ds कितना होगा 6 2 8 होगा, सबका ds अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो ये 9 और 9 का मतलब तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 + x बचा। ऊपर है हमारे पास 2 + x बराबर 6 + x, इधर आ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 का मल्टीप्लाई दोनों से, 8 छक्के 48, 48 का मतलब हमें सिर्फ डिजिटल सम से काम है, 8 छक्के 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब 1 और 2 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 × x होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए आप कोई वैल्यू रखिए, है ना, वैसे तो ये वैल्यू आपका घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 1 3, है ना, पहला ऑप्शन अगर रखते हैं x की जगह पर तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रखेंगे तो 8 1 कम 8, है ना, 8 1 कम 8, तो 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 आ जाएगा। दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे को चेक करिए, 7 रखते हैं तो 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 7 रखिए तो 7 8 56, 56 का मतलब हो गया 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, तो 2 और 3 5 आ जाएगा। ये वाला भी नहीं आ रहा है, 5 और 9 बराबर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 8 रखते हैं तो 8 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया, इधर रखिए 8, 8 8 64, 64 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 का मतलब 1, तो ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो टोटल मिला के 4 हो जाएगा। क्या 1 4 बराबर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, यही होवे करेगा। अब एक ही बचा है तो क्या, 5 रखिए तो यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ 5 रखिए तो 5 8 40, 40 का मतलब 4 और प्लस यहाँ पे 3, ये 7 बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डिजिटल सम लगा के करना है, नहीं तो मल्टीप्लाई इनको जब करने लग जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा डिजिटल सम से कैसे लगाना है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये वाला तो अभी तक तीनों शिफ्ट में पूछा गया था सवाल, है ना, 16 मार्च वाले पेपर में, 17 मार्च में भी ये सवाल दिख ही गया। लगाना कैसे है सिंपल सा बता देते हैं। बोला गया कि साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, है ना, स्वयं का 5 गुना, तो 1 रुपये जो है वो कितना गुना हो जाता है, 5 गुना, यानी कि 5 रुपये हो जाता है। ये 5 रुपये कैसे हुआ होगा, इसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तो 1 में क्या जोड़ें कि 5 हो, तो 4 जुड़ा, ये 4 रुपये इंटरेस्ट बना, कितने साल में, 15 साल में, तो 15 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट बना, 4 रुपये का। हमें रेट चाहिए, है ना, रेट होता है 1 साल का इंटरेस्ट। बताइए 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा,
भाई 15 साल का 4 रुपये है तो 1 साल का इंटरेस्ट 4/15 रुपये है ना। ये इंटरेस्ट है 1 साल का और यही हमारा रेट होता है, वो भी मूलधन पर। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट यहाँ से बताइए 4/15 ये इंटरेस्ट हुआ किस पर, मूलधन पर। तो मूलधन डिवाइड बाई 1 करेंगे, और डिवाइड बाई 1 करने से कोई मतलब है नहीं, तो इसको परसेंट में अब सीधे सीधे बदल लीजिए, 100% से मल्टीप्लाई। अब इसे तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब कि 0.2 पूर्णांक स्थानों तक आएगा। तो इसमें DS वगैरह मत लगाइएगा, जहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी रहती है वहाँ पे ना तो डिजिटल सम काम करता है ना ही यूनिट डिजिट काम करता है, ठीक है ना। इसको देखिए 5 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका कितना 20, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब 80/3 आएगा। 80/3 कितना होगा 26, ठीक है। इतने कितना हो जाएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की गति से और 66 मिनट तक यहाँ पे 72 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा की। ये पिछले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था ये सवाल, है ना। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। बताइए पहला डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड 20 की 90 मिनट टाइम है, तो 20 × 90 ये पहला डिस्टेंस हो गया, 20 × 90 ये पहला डिस्टेंस, ठीक है। फिर दूसरा डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस लिखना है, तो देखिए 72 की स्पीड और टाइम 66 मिनट तक, है ना। यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिनट में है और ये भी मिनट में है ना, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड बाई ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ 90 मिनट, यहाँ 66 मिनट, 9 × 6 = 15, 156 मिनट हो गया, टोटल 156 मिनट। अब हमें इसे सॉल्व करना है ना। यूनिट डिजिट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्योंकि आपके ऑप्शन का यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग है। इसका यूनिट डिजिट 0, इसका 6 दूना 12, तो ऊपर आ जाएगा 2, भाई इसका 0 और इसका 2, तो 2 आ गया। नीचे की यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे 6। अब हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 मिले हमें यूनिट डिजिट में, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 करेंगे 2 मिल जाएगा, या फिर 7, क्योंकि 6 × 7 = 42 का मतलब 2 होता है। तो या तो हमारे आंसर के यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 7 होगा। 7 वाला कहीं दिख नहीं रहा है, 2 वाला ज़रूर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना आसानी से करना है आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट से, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है डिविजिबिलिटी रूल का। 7 अंक की संख्या है हमारे पास, 4 से पूरी तरह विभाजित, तो a का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू a का बताना है। यहाँ पर a और 0 है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 अंक देखिए, है ना, लास्ट के 2 अंक a और 0 हैं, है ना। इसको 4 से डिवाइड करना है। अब बताइए चूँकि एक डिजिट है तो डिजिट की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0, है ना। 0 से आगे तो बड़ा नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो 0 और 0 बन जाएगा और डिवाइड बाई 4 होगा। क्या 0 4 से कट जाता है, बिल्कुल कटता है भाई। 0 अगर है तो 4 से कटेगा ही कटेगा, है ना। तो इसका मतलब a की मिनिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, है ना। तो 0 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ओरली बन जाता है ये सवाल, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बेहतरीन प्रश्न है ना। क्या बोला है, यदि cot a = 3/4। cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ना होता है। cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, उल्टा होता है cot tan का। तो ये वैल्यू दी गई है आपको 3/4। अब ये बताइए, ये बेस 3 है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका 4 है, तो हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, 3 4 5, यानी ट्रिपलेट से आप समझ सकते हैं कि आपका हाइपोटेनस 5 होगा, या फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस हमारे पास मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, sin 2a - cos 3a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a, फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, 2 sin a cos a, ये होता है फॉर्मूला sin 2a का, माइनस cos 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a, है ना, 3 cos a, ये फार्मूला होता है। इसमें हमें रखना है और सॉल्व करना है। देखिए ये हो जाएगा 2, ठीक है। साइन a की वैल्यू कितनी होती है, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया 4 / 5,
कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5 होगा, ये हो गया माइनस। इसको देखिए यहाँ पे 4 कॉस क्यूब, कॉस का क्यूब करना है, कॉस की वैल्यू ये है 3/5, इसका क्यूब करिए, 3 का क्यूब 27, डायरेक्ट रख रहे हैं, 5 का क्यूब 125 है ना, ये हो गया माइनस। यहाँ देखिए 3 इंटू कॉस की वैल्यू 3/5, 3 यहाँ पर 5। अच्छा डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो ये 5 है तो इसको 125 बनाइए, 125 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अच्छा इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यहाँ 5 है, 25 है ही, 5 से और मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 5 ऊपर और यहाँ पर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर 125 मिल चुका है। अब देखिए ऊपर कितना होगा, यहाँ पे ये होगा कितना 3 दूना 6, या फिर आप ऐसे देखिए ना 4 तियाँ 12 और 2 पंचे 10, तो 12 और 10 120, ये हो गया 120 डिवाइड बाई 125 है ना, माइनस। अब इसको देखते हैं, ये 27 का 4 गुना है, 27 दूना 54 दूना 108, 108 डिवाइड बाई 125, क्योंकि दोनों का 125 है तो 125 हम नीचे लिख लेते हैं, 108 माइनस, इसको देखिए 25 नहीं हुए, 25 अट्ठे 200 और 25 नहीं हो 225, ये हो जाएगा 225, ठीक है। चलिए अब देखिए ये घटेगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस उस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बना देगा, यानी ये हमारे पास बन गया 125 नीचे, ठीक है, और यहाँ हुआ 120 और ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस बन जाएगा। कितना आया ये 5 में 15 में 8 गए, ये हो जाएगा 7, यानी यूनिट डिजिट 7 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है भाई, देखिए ना यहाँ 0 है यहाँ 7 है, तो 0 और 7 यहीं पे आ रहा है सिर्फ, ऊपर में यूनिट डिजिट, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, मेंसुरेशन का ये बढ़िया प्रश्न है ना। एक आकार को पिघलाकर जब दूसरे आकार में बदला जाता है तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर, गोला है ठीक है, तांबे का गोला है, पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास वाले तार में खींचा जाता है। अच्छा अगर गोले को पिघलाकर तार में खींचा गया है तो तार किस रूप में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में, है ना। तार की लंबाई कितनी होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एक आकार को पिघलाकर दूसरे आकार में बदला जाता है तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, और मटेरियल की क्वांटिटी जब उतनी ही रहेगी तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। तो खींचने से पहले का वॉल्यूम और पिघलाकर बदलने से बाद का वॉल्यूम दोनों को बराबर करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये करना है। देखिए पिघलाने से पहले क्या था, गोला था, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितना है, रेडियस कितना है। अच्छा डायमीटर यहाँ पे दिया है, व्यास का मतलब डायमीटर, डायमीटर अगर 24 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस क्या होगा आधा, है ना, यानी कि 12, तो 12 का यहाँ पर हो गया क्यूब। ये आ गया हमारे गोले का वॉल्यूम, यही किसके बराबर होगा, तार के वॉल्यूम के बराबर। चलिए तार हमारा सिलेंड्रिकल होता है ना, तार हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब इसमें इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, अच्छा दिया है ठीक है। इसका व्यास अगर 4 mm है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 2 mm होगा, 2 mm, और mm को सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर था, तो mm को सेंटीमीटर से बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, रेडियस मिल गया, ठीक है। अब हमें इसका क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों 2 पाई आर, नहीं हाँ ठीक है, नहीं पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2/10 है ना, 2/10 इसका स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये लेंथ है ना, एल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब हमें यहाँ से काट कूट के यही लेंथ तो निकालना था और तो कुछ करना नहीं था, है ना। कितना हो जाएगा बताइए, पाई से तो पाई पहले ख़त्म करिए, ये हटाइए, पाई की वैल्यू इसीलिए हमने नहीं रखा था। यहाँ पे कितना होगा 4/3, ये 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये 2 का स्क्वायर, 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में था, ये 10 का स्क्वायर नीचे था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा मतलब 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ।
यही आएगा, काट पीट लीजिए। 4 से 4 खत्म, 3 से ये 4 बार में खत्म। 12 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, 12 का स्क्वायर इंटू 4। ये जो आएगा आपका ना सेंटीमीटर में आएगा, हमें मीटर में चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर में बदलने के लिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो 100 से 100 और कट जाएगा। अब हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट देख लीजिए, 2 दूना 4 चौके 16, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 144 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ 576 आ जाएगा। एक सेकंड, 2 जगह है ना भाई, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, चलिए करना ही पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, तो 144 मतलब 14 चौके 56, मतलब 56, 560 से ज़्यादा ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 12 × 4 करेंगे तो यही चीज़ आएगा, 576। क्लियर है, कैसे कैलकुलेशन करना है ये बस आप सीखिए। आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि अल्फ़ा इसका एक ठो रूट है, मतलब x का एक ठो वैल्यू इसमें से अल्फ़ा आ रहा है, तो दूसरा रूट क्या होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका निकालने का, देखिएगा। यहाँ पे पहले इसको ओपन करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलिए। 2x की मल्टीप्लाई 2x से तो 4x², और 2x की मल्टीप्लाई 1 से तो 2x हो जाएगा। ये +1 इधर है तो माइनस आ जाएगा, = 0 बन गया। ये a है, ये b है, ये c है, ठीक ना। ax² + bx + c, यही ना होता है, ठीक। अब इसमें एक ठो रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट हम लोग मान लेते हैं कि बीटा है ना। अब कॉन्सेप्ट ये पढ़े होंगे कि अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है, यानी सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a होता है। तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास, c/a। c कितना है -1/a कितना है 4। बस हमें बीटा चाहिए था, इसको नीचे ले जाएंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई -1/4 इंटू अल्फ़ा, -1/4 अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता, बस ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये बड़ा तगड़ा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेटिव नहीं लगेगा, है ना। ए में 12 सदस्य हैं, ठीक है, ए में 12 लोग हैं, बी में 73 लोग हैं, और सी में 80 लोग हैं। पर हेड खर्चा ए के लोगों का पर हेड खर्चा 184 रुपया, है ना। ए के लोगों का पर हेड खर्चा 184 रुपया, बी के लोगों का 234 रुपये, है ना, 234 रुपये, और सी के लोगों का पर हेड खर्चा 390 रुपया है, ठीक ना। अब हमें निकालना है टोटल एवरेज खर्च निकालना है। कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज। 12 लोग पर हेड 184 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इनका भी टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इनका भी टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है ना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप डीएस लगाइए ना, डिजिटल सम लगाइए। पहले ऑप्शन का डीएस देख लीजिए, 5 3 8 आएगा इसका डीएस, 6 3 ये 9 होगा इसका डीएस, 3 1 4 1 5 इसका डीएस 5 हो जाएगा, 8 3 11 का मतलब 2 हो जाएगा इसका डीएस। हर एक का डीएस अलग अलग आ रहा है, तो आप डीएस लगाइए। क्या करना है देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे और डीएस लगाते चलेंगे। डीएस में एक चीज़ ये है कि जहाँ 9 हो जाता है उसको ख़त्म करिए। 8 1 9 ख़त्म हो गया, ठीक है, 8 1 9 ख़त्म हो गया। ये देखिए 3 है, 2 1 3, तो 3 चौके 12, यही ना होगा। मैं देखिए 3 × 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, तो 3 चौके 12, 12 का मतलब 3 आया डीएस। यहाँ देखिए 7 3 10 का मतलब 1, इसका डीएस कितना आएगा, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब 0, या फिर 9 लिख लीजिए, ठीक है, 9 लिख लीजिए, तो 9 1 कम 9 आ जाएगा, इसका डीएस 9 आ गया। या फिर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 9 खत्म हो जाता है, 9 का मतलब आप 0 समझिए। चलिए 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 × 0 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका डीएस 0 आ गया टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ 8 है, 8 0 8 आएगा, यहाँ कितना होगा, 9 खत्म तो 3, 8 3 24, 24 का मतलब 6। अब इन सभी के मल्टीप्लाई को हमें जोड़ना है, क्योंकि टोटल खर्चा चाहिए हमें, तो 3 + 0 + 6 कितना आएगा, 9 के बराबर, डिवाइड बाई। अब क्या करना है हमें यहाँ पे जितने टोटल मेंबर है, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, तो टोटल खर्चा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होंगे, ये डीएस 3 है, तो 3 1 4 और 8 12, 12 का मतलब हो गया 3, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है भाई। देखिए ना, 3
इसका DS 1 तो 4, 4 और 8 12, 12 का मतलब 1 और 2 3, ठीक है। अब हम इसमें ये जो हमारा आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, आंसर इंटू 3, आंसर इंटू 3। अब आंसर में देखें, आंसर में हम क्या रखें, कौन सा DS रखें कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 दे दें। चलिए 8 रखते हैं, पहला DS 8 रखेंगे तो 8 3 24, 24 का मतलब 6 आएगा, 9 नहीं मिलेगा हमें, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 रखते हैं, है ना, इसका DS 9 आया है, तो 9 इंटू 3 27, 27 का मतलब 2 और 7 9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे भी चेक करिए, ये 5 है तो 5 रखिए, 5 इंटू 3 15, 15 का मतलब 6 आएगा, 1 और 5 6 आएगा, 9 चाहिए हमें, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसको देखिए 2 है ना, तो 2 इंटू 3 6 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, जबकि हमें 9 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर खारिज हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल, ये आपके कैलकुलेशन में 4 चांद लगा देते हैं दोस्तों, है ना। तो इनको अच्छे से सीख लीजिए, तभी आपका नैया पार हो पाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते तो भाई थक जाएंगे आप लोग, है ना, और टाइम भी नहीं हो पाएगा आपका मैनेज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी के सवालों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।